हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू पाठक क्लासेस। आई होप यू ऑल आर ओके। माय नेम इज मजूद पाठक और आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं बेटा वो आपको दिख रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स 5B। ये बेटा क्लास 12 का एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। उसी के अंडर आता है। इनफैक्ट अंडर नहीं, मतलब ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर ही बेस्ड है। यही पूरे चैप्टर का सार है। अगर ये आपको समझ आ जाए तो चैप्टर आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, अब सवाल ये आ रहा है कि सर ये टॉपिक डिफिकल्ट है। नहीं, बहुत आसान टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। मतलब ये एक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, ठीक है। और आज का जो लेक्चर है मैं इसके ऊपर जो बेसिक्स है बस वही बताऊंगा। न्यूमेरिकल्स भी आज नहीं कराऊंगा। न्यूमेरिकल्स की वीडियो इसके बाद आपको मिल जाएगी नेक्स्ट इसी के ऊपर, ठीक है, इसी टॉपिक का। ठीक है, टॉपिक तो आसान है, बहुत आसान है, मगर क्या है कि इसके अंदर थोड़ी इंट्रिकेट चीजें होती थोड़ी बहुत। अगर वो डिटेल में अगर आपको पता हो तो आप थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। नहीं पता हो तो आप शायद फंस भी सकते हो, ठीक है। तो पहली बात तो बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले मैं बता देता हूं क्या होता है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स किसके थ्रू होता है बेटा, एरिया के थ्रू होता है। थ्रू एन एरिया ए हेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड B vector is the total number of magnetic field lines passing through it normally. Magnetic flux through an area A held in magnetic field B vector is the total number of magnetic field lines passing through it normally. Normally का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलरली। इसका मतलब क्या है बेटा कि मान लीजिए कि आपके पास बेटा एक एरिया है, एरिया A, उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है ऐसे। इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी बोल सकते हैं। और ये एरिया के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपका जो 5B है बेटा उसका बेसिक वैल्यू होता है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड लेना है। ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का बेसिकली मैग्नीट्यूड ही लेना है और एरिया का मैग्नीट्यूड लेना है और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मेक श्योर कि ये दोनों क्या हो, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो। जैसे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया एक दूसरे के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। मगर हमेशा आपको रेडीमेड दोनों परपेंडिकुलर दिखेंगे ऐसा कोई गारंटी नहीं है। अब बस यही पे पंगा स्टार्ट होता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि एरिया थोड़ा टिल्टेड हो, ऑब्लिक हो, किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो, है ना, या मैग्नेटिक फील्ड किसी एंगल पे जा रहा हो, कुछ भी हो सकता है। दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री होगा, इसके बीच पे ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसे ऊटपटांग सिचुएशंस को यूनिवर्सली डील करने के लिए इसका एक्चुअल फॉर्मूला हम क्रिएट करते हैं, B वेक्टर डॉट A वेक्टर माने BA cos थीटा। अब सवाल आता है सर ए तो एरिया होता है, एरिया तो स्केलर क्वांटिटी होता है। हाँ होता है, बिल्कुल होता है। फिर आपने वेक्टर क्यों दिखाया बेटा? फिजिक्स में क्या होता है ना, कभी बार कुछ चीजें होती है जो स्केलर होती है लेकिन उसको हमें वेक्टर की तरह ट्रीट करना पड़ता है। जैसे करंट एलिमेंट, लाइन एलिमेंट वेक्टर। अब जैसे एरिया, एरिया तो बेटा आपका जैसे नॉर्मल मान लीजिए ये है, ये तो एरिया है, एरिया का मैग्नीट्यूड भी कह सकते हो। अब किसी स्केलर को अगर आपको वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ता है बेटा, उसके साथ एक एन कैप लगाना पड़ता है। एन कैप पर एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ता है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे एक एन कैप लगा दिया, इस दिशा में एन कैप, आर कैप, व्हाटएवर कैप, ठीक है, ये लगा दिया। अब ये चीज आपका कहलाएगा एरिया वेक्टर। मतलब एरिया के साथ अगर आपने एन कैप लगा दिया फिर ये कहलाएगा एरिया वेक्टर। अब इस एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या होता है बेटा, जिधर के साथ आपका यूनिट वेक्टर होता है। मतलब अगर आपका यूनिट वेक्टर इस दिशा में है तो आपका एरिया वेक्टर इस दिशा में है। और एक चीज, सर आपने एन कैप इधर की दिशा में क्यों लिया, पीछे की साइड अपने परपेंडिकुलर क्यों लिया बेटा? वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर किधर के साइड है। अगर ऑब्जर्वर इधर के साइड है मतलब वो एरिया के इस वाले फेस को देख रहा है ना, तो एन कैप इधर की साइड ही आएगा। अगर ऑब्जर्वर पीछे के साइड है तो मैं उसको फिर इधर की साइड लेता, एक ही बात है, लेकिन उसके ऊपर परपेंडिकुलर ही होगा। फिर एरिया का जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो इधर की साइड चला जाता है। मतलब टेक्निकली स्पीकिंग एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एक्चुअली जो एरिया है उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। लेकिन यही चीज अब इस एरिया को डिनोट कर रहा है, ये एरिया वेक्टर को डिनोट कर रहा है। अगर आपको एरिया देखना है तो यही है, लेकिन अगर एरिया वेक्टर समझना है तो अब वो ये है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर की साइड है अगर ऑब्जर्वर उधर है तो, अगर ऑब्जर्वर इधर है इधर की साइड है, ठीक है। अच्छा, अब ये थीटा क्या है? लोगों को लगता है कि सर थीटा होगा शायद एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन। नहीं, क्योंकि अभी मैं एरिया को एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा हूं। अब मान लीजिए आपके पास एक एरिया है, इंक्लाइंड है, इसके ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है,
मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, और ये आपका एरिया है। अब इसका एरिया वेक्टर कैसा आएगा, अगर आप ये एन कैप मानते हैं, मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर के साइड है। अब ये एरिया वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है बेटा, ध्यान से बात को समझिए, एरिया के साथ नहीं, एरिया वेक्टर के साथ। एरिया तो ऐसा है लेकिन एरिया वेक्टर तो इधर के साइड है, मतलब एन कैप। तो एन कैप के साथ जो एंगल बना रहा है वो है आपका थीटा, ठीक है। इसको लेके काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, उनको लगता है एरिया के साथ एंगल बना रहा है बी, नहीं नहीं, एरिया से नहीं बना रहा, वो भी एरिया वेक्टर के साथ बना रहा है। एरिया वेक्टर इधर की साइड जा रहा है, मतलब एन कैप की तरफ। तो एन कैप के साथ जो बी का डायरेक्शन है, सॉरी एंगल जो है, वही आपका क्या है, थीटा है। अब सवाल ये आता है कि सर आपने यहां पे कुछ समझाया था कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है और एरिया का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, फाइव बोलते हैं, है ना। कि मैग्नेटिक फील्ड का कोई ऐसा कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर एरिया के ऊपर, ये एरिया का कोई ऐसा कंपोनेंट जो मैग्नेटिक के ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आता है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ अजीब सा दिख रहा है, ये भी क्या इसी चीज को समझा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल इसी चीज को समझा रहा है। मैं आपको समझा के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहां पर अगर इस बी की बात करें, ये बी तो इसके साथ परपेंडिकुलर है नहीं, तो ये पूरा बी इस एरिया के साथ लिंक नहीं होगा, इस बी का एक कंपोनेंट लिंक होगा। कौन सा कंपोनेंट, ध्यान से समझिए। अगर ये आपका एन कैप है, अगर ये आपका बी है इधर के साइड, ध्यान से देखिए, अगर ये आपका बी है, इधर ये एन कैप है और ये थीटा है, अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूं बेटा, तो ये वाला साइड हो जाएगा बी साइन थीटा और ये वाला साइड हो जाएगा बी कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए, जो बी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है बी का, वो एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये आपका बी कॉस थीटा इस दिशा में जा रहा है, तो ये एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर है। मैंने क्या बोला था, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल आना चाहिए 90 डिग्री का आना चाहिए। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का कोई ऐसा कंपोनेंट जो एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर हो, या एरिया का कोई ऐसा कंपोनेंट जो मैग्नेटिक के ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों चीज परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, आपके पास फाइव बी क्या है, बी ए कॉस थीटा, उसमें से अगर आप बी कॉस थीटा को अलग कर लेते हैं और एरिया को रख देते हैं, तो बात तो वही हुआ ना, आपको मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट मिल रहा है जो एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर है। कभी बार इसको हम बी परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, एक ही तो बात हुआ। तो अल्टीमेटली हुआ तो वही, जो चीज मैं पहले से समझा रहा था वही तो हुआ, कि मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर मिल जाए ऐसा तो ठीक है, और अगर ना मिले तो उसका ऐसा कंपोनेंट जो एरिया के साथ परपेंडिकुलर हो। मतलब आपको दो ऐसे कंपोनेंट्स मिलेंगे जो एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। एरिया तो आपका ऐसा है, अभी बी ऐसे जा रहा है, बी कॉस थीटा, और दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ रहे हैं? अच्छा, इस बात को एक और तरीके से समझ सकते हैं कि चलिए मैं मैग्नेटिक फील्ड को मैं रिजॉल्व नहीं करना चाहता, मैग्नेटिक फील्ड जैसा वैसा रहे, तब भी क्या आप ये सिचुएशन समझा सकते हैं इस फॉर्मूले से? हाँ बिल्कुल समझा सकता हूं। जैसे मान लो कि आपके पास, अगर मान लो ये एरिया है, अभी एरिया आप सामने से ऐसे देख रहे हो, अगर इसको साइड से देखोगे तो एक लाइन जैसा ही दिखेगा, है ना। मान लीजिए आपके पास कोई शीट है, उसको आप साइड से देखो तो आपको लाइन जैसा ही दिखेगा। मान लीजिए इस एरिया को मैं साइड से देख रहा हूँ, ऐसा लाइन जैसा दिख रहा है। यहां से आपका एन कैप जा रहा है जो कि आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे जा रहा है। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड को रिजॉल्व नहीं करना चाहता, मैं एरिया को करना चाहता हूँ। ये आपका बेटा एरिया का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, एरिया का वेक्टर की बात नहीं कर रहा। अब अगर आप यहां से एक लाइन खींच लेते हैं ऐसे कंस्ट्रक्शन में, अब देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना आएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा आपका 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री है और ये 90 माइनस थीटा, तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये एंगल आपको क्या मिल जाएगा, थीटा। इसका मतलब ये आपका एरिया का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे थीटा है, तो बेटा उस लॉजिक से बेटा ये आपका बन गया ए साइन थीटा और ये आपका बन गया ए कॉस थीटा। अब खुद देखिए, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर एरिया का कौन सा कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है, ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा ऐसा है, बी ऐसे जा रहा है, मतलब इसको मैं ए परपेंडिकुलर कह सकता हूं। अब हमारा जो फॉर्मूला अवेलेबल था वो क्या था, बी ए कॉस थीटा। आ तो रहा है, ये तो रहा, ये कॉस थीटा क्या है, ए परपेंडिकुलर, एरिया का वो कंपोनेंट जो बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, और यहां पे बी। तो घूम फिर के बात तो वही आ रहा है ना कि आप मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंपोनेंट ले लो जो एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर हो, अल्टीमेटली दोनों परपेंडिकुलर हो जाए, या तो एरिया का कोई कंपोनेंट लो जो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो अल्टीमेटली दोनों फिर, मैं परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं, मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का कोई ऐसा कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर आपको इसको रिजॉल्व करना तो इसको रिजॉल्व कर लो, उसको रिजॉल्व करना तो उसको रिजॉल्व कर लो, घूम फिर के बात वही है। तो ये फॉर्मूला जो है बी ए कॉस थीटा, और ये जो चीज है ये अलग नहीं है, ये भी इसी चीज को ही समझा रहा। ठीक है, अच्छा पहले तो बेटा इसको लिख लीजिए, इसके बारे में डिटेल में और बातें करते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज कि आपका फाई जो है वो स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी है, बता सकते हैं बेटा। मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं,
अगर आपका फाई जो है वो बी डॉट ए हो रहा है तो बेटा डॉट पर तो स्केलर होता है, इसका मतलब फाई तुम्हारा क्या हुआ, फाई क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी हुआ। फाई इज व्हाट, स्केलर क्वांटिटी, इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, बस नंबर ऑफ लाइंस बता रहा है जो एक एरिया को क्रॉस कर रहा है नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, अच्छा इसका एसाइड क्या हो सकता है बेटा, फाई का बेटा एसाइड होता है बेसिकली, देखो होता क्या है फॉर्मूला, बी इंटू ए, बी का क्या होता है टेस्ला, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। हाँ ये लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है, इसको हम बोलते हैं वीबर। ठीक है, वीबर, एम के एस में इसको वीबर ही कहा जाता है। अगर इसका एसाइड देखा जाए, अगर ये आपका एसाइड है, ये आपका एसाइड है टेस्ला मीटर स्क्वायर या वीबर। ठीक है, इसका एक सीजीएस वर्जन भी आता है, उसको हम बेसिकली बोलते हैं मैक्सवेल, या शॉर्ट में एमएक्स बोलते हैं। और 1 वीबर जो होता है वो 10⁸ एमएक्स होता है। ठीक है, कन्वर्शन अगर आपको करना है तो इस रिलेशन से आप कर सकते हो। अच्छा टेस्ला मीटर स्क्वायर तो होता ही है, वीबर भी होता है, और भी फॉर्मूलेस होते हैं बेटा। इसका और एक होता है, आप लिख सकते हो जूल सेकेंड पर कूलम, जूल सेकेंड पर कूलम भी लिख सकते हो आप, जूल सेकेंड पर कूलम। अच्छा सेकेंड पर कूलम को आप क्या लिख सकते हो, अपॉन में एम्पियर लिख सकते हो। तो एक फॉर्मूला मतलब एक ऐसा ये भी आ सकता है कि जूल पर एम्पियर, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब एम्पियर को भी आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है आपका करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट का आपका हो जाता है एम्पियर, इसका ओम हो जाता है, तो फिर आप वहां से भी कन्वर्ट कर सकते हो वोल्ट। आप एम्पियर को क्या लिख सकते हो, वोल्ट पर ओम। उस लॉजिक से बेटा ये क्या आ जाएगा, वोल्ट और ऊपर ओम आ जाएगा। तो आप ऐसे बनाने को कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, फिलहाल अब उसकी जरूरत नहीं है, आप यहीं तक छोड़ सकते हो। अच्छा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, आप यहीं से बना के देख लो ना। जूल माने एनर्जी, एनर्जी का क्या होता है ml स्क्वायर T-2, और एम्पियर का अपना फिजिकल यूनिट होता है A, इसको आप ऊपर उठा दीजिए, ml स्क्वायर T-2 A इनवर्स, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अच्छा और एक चीज बेटा इंपॉर्टेंट है कि ये जो फॉर्मूला हम कर रहे हैं बी डॉट ए, जिसको आप बोल रहे हो बी ए कॉस थीटा, बेटा ये फॉर्मूला तभी वैलिड है, इट इज ओनली वैलिड व्हेन बी इज यूनिफॉर्म। आपका मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो, मतलब हर जगह से इक्वल अमाउंट में पास कर रहे हो, एरिया के हर पोर्शन से इक्वल अमाउंट में पास कर रहे हो, तभी ये फॉर्मूला लागू है। अगर मान लीजिए आपका जो बी है वो यूनिफॉर्मली पास नहीं कर रहा है या यूनिफॉर्म नहीं है, तो मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म है, तो उस सिचुएशन में आपका सिनेरियो क्या बनेगा, पहले आप इसको लिख लीजिए। उस सिचुएशन में हम इसको कैसे डील करेंगे, कुछ नहीं, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा या तो सम करना पड़ेगा, सिग्मा ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। ओके, इसको लिख लिया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आपको निकालना है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो पास कर रहे हैं एरिया में से वो नॉन यूनिफॉर्म है। मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म है, उसको करने का तरीका क्या है, मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा एरिया है, अब इसमें से मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, हर जगह से एक जैसा पास नहीं कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे एक एरिया है, इस एरिया को आप डेल्टा A1 बोल सकते हो, इसमें से पास कर रहा है B1। मान लीजिए फिर यहाँ पे एक इलाका है, पोर्शन है, यहाँ से पास कर रहा है B2, और इसका जो एरिया है वो मान लीजिए डेल्टा A2 है। मतलब आप पूरे एरिया को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लीजिए, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, ताकि इन सबको अगर मैं ऐड करूं ऐसे डॉट डॉट करते करते डेल्टा AN, n नंबर ऑफ पीसेस में इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, एरिया इज डिवाइडेड इनटू n नंबर ऑफ पोर्शंस या स्मॉल एरिया पोर्शंस। ठीक है, अब इतने से पोर्शन से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा φ1। इसमें से जो कर रहा है उसको आप लिख दो डेल्टा φ2, ऐसे करते करते डेल्टा φn, ये सारा करोगे तो आपको टोटल फाई मिल जाएगा। अब इस डेल्टा φ1 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, डेल्टा φ1 को आप लिख सकते हो b1 डॉट a1। बोलोगे सर ये तो फिर घूम के वही वाला फॉर्मूला बन गया जो यूनिफॉर्म का होता है, आप तो नॉन यूनिफॉर्म करा रहे हो। अरे बेटा पूरे में से तो नॉन यूनिफॉर्म ही है,
लेकिन इतने से छोटे से पोर्शन से जब वो पास कर रहा है, मान लो कि छोटे से पोर्शन से पास कर रहा है, तो इतने पोर्शन में तो यूनिफॉर्म है। हाँ, अगर मैं पूरे में ओवरऑल में देखोगे तो नॉन यूनिफॉर्म है, यहां से B1 है, यहां से B2 है, पता नहीं कहीं फिर से B3 भी निकल रहा हो, तो पूरे ओवरऑल एरिया में तो नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन एक छोटे से पोर्शन, मान लीजिए यहां से इतना से पोर्शन उसका यूनिफॉर्म है, तो उतने पोर्शन का एरिया ले लिया। मान लो इतने से पोर्शन में वो यूनिफॉर्म है, तो उतने का एरिया ले लिया। तो इतने पोर्शन में तो यूनिफॉर्म है, तो वही फॉर्मूला लगा रहा हूं। यहां पे B2 डेल्टा A2 डॉट डॉट डॉट, यहां पे BN, मान लीजिए कोई दूसरा एंड पोर्शन है डेल्टा N, उसमें से पास कर रहा है कोई BN मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये आपका आ गया टोटल मैग्नेटिक। इसके ऊपर वेक्टर साइन मत दीजिए, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ओके। अब इसको आप दिखाने का तरीका क्या है, कंप्रेस करके दिखाने का तरीका क्या है, आप सिग्मा ऑपरेटर लगा दीजिए, BI डेल्टा AI, ठीक है। I 1 से लेके N तक जितने भी पार्ट में आप डिवाइड करना चाहते हैं, अगर N पार्ट में करना चाहते हो तो N, अब वो N आपका 5 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म का खेल है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए ये डेल्टा A जो है, ये डेल्टा A जो है, अगर ये अप्रोच कर रहा है 0 को, मतलब ये एरिया और छोटा हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म जो है इतने से पोर्शन से भी नहीं हो रहा है, इससे भी एक छोटा कोई पोर्शन होगा, इससे भी कोई एक छोटा पोर्शन होगा, उसमें से शायद मैग्नेटिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म पास कर रहा है। तो बेटा फिर आप इस एरिया को डेल्टा ए नहीं लिख सकते, आपको DA लिखना पड़ेगा। तो आप इसी फॉर्मूले को क्या लिख सकते हो बेटा, यही फॉर्मूला आपका बन जाएगा, यही फॉर्मूला आपका बन जाएगा, अगर आपका डेल्टा A 0 को अप्रोच कर रहा है तो यही फॉर्मूला आपका। अब सिग्मा ऑपरेटर का जो बड़ा भाई होता है, ठीक है, ये छोटा भाई है, छोटा है या चचेरा है जो भी है, उसका जो बड़ा भाई है वो है इंटीग्रेशन, इंटीग्रल ऑपरेटर। सिग्मा ऑपरेटर बेटा करता सम ही है, इंटीग्रल भी वही करता है, लेकिन इंटीग्रल इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स को डील कर सकता है, ये सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ वेरिएबल्स को डील कर सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए बहुत छोटे से पोर्शन से B पास कर रहा है जो कि यूनिफॉर्म है, तो एरिया को आपको बहुत छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, DA। अब DA करोगे तो बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, एरिया एलिमेंट्स मिलेंगे, तब उसको तो सिग्मा ऑपरेटर डील नहीं कर सकता, गिन नहीं सकता, ऐड नहीं कर सकता, तो उसका बड़ा भाई क्या इंटीग्रल ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो आपको यहां पे इंटीग्रल ऑपरेटर लगाना पड़ेगा B.DA, ठीक है। अब कहां से कहां तक करना चाहते हो वो तो आपको न्यूमेरिकल में आपको लिमिट मिल जाएगा। अच्छा, अगर इफ द सरफेस इज एनक्लोज्ड, मतलब जिस सरफेस के थ्रू आप को दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड पियर्स करता हुआ जा रहा है या पास करता हुआ जा रहा है, अगर वो सरफेस आपका एनक्लोज्ड है, तो बेटा आपको फिर यहां पे ना इस जगह पे ऐसे गोला साइन देना पड़ता है, ये गोला लगाना पड़ता है। ये गोला बेसिकली बेटा होता है क्लोज्ड मतलब क्लोज्ड सरफेस के लिए होता है, ये बेसिकली आपके एनक्लोज्ड सरफेस के लिए होता है। अगर आपका सरफेस एनक्लोज नहीं है, ऐसे नॉर्मल है कुछ ऐसे, कोई घूम के कोई एनक्लोज नहीं है, जैसे कोई स्फेयर हो गया, कोई क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, फिर तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, गोला डालने की जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपके मैग्नेटिक फील्ड बहुत छोटे से पोर्शन से पास कर रहा है, मतलब इतने से पोर्शन में भी यूनिफॉर्म नहीं हो पा रहा, फिर तो बेटा सिग्मा ऑपरेटर भी काम नहीं करेगा, मतलब शायद इतने से पोर्शन में नहीं हो रहा, उससे भी किसी छोटे पोर्शन में हो रहा होगा, तो फिर आपको बेटा उस छोटे से पोर्शन के लिए आप डेल्टा है तो लिख नहीं सकते, DA लिखना पड़ेगा, तो फिर आपको यहाँ पे सिग्मा ऑपरेटर भी यूज नहीं कर सकते, आपको ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपके नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए, मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया बेटा, इसका पूरा समरी क्या है। अगर आपका यूनिफॉर्म फील्ड में होता है तो आप इसको फाई को आप लिख सकते हो BA cos थीटा, इसको आप B परपेंडिकुलर, मतलब B का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनटू एरिया भी लिख सकते हो, या तो B और एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिख सकते हो। मुद्दे की बात ये दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है ना। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो आप ये लिख सकते हो या तो ये लिख सकते हो। ये तब लिखना होता है जब इनफिनिटेसिमल छोटे छोटे पार्ट्स में वो डिवाइड हो रखा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कुछ ज्यादा ही नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब इतने से पोर्शन में भी वो यूनिफॉर्म नहीं हो पा रहा है, मतलब आपको पूरे एरिया को छोटे छोटे इनफिनिटेसिमल छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ रहा है DA में, तब आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन अगर ज्यादा छोटे पार्ट में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इतने से पोर्शन में ही आपको यूनिफॉर्मिटी दिख रही है, तो आप डेल्टा ए लगा के भी कर सकते हो, सिग्मा का कहलाएगा, ठीक है। ए साइड क्या मिला आपको, वीबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर, है ना, जूल सेकंड पर कूलम भी लिख सकते हो या जूल पर एम्पियर भी लिख सकते हो। अच्छा, डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया, ml² t-2 a-1 a इनवर्स, ओके। अच्छा, तो ये था इसका बेसिक समरी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, इसमें एक दो केसेस करवा देता हूं।
केसेस का मतलब है बेटा, जैसे मान लीजिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा। अच्छा, सपोज कीजिए केस 1, आपका मान लीजिए एरिया ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है, मतलब रियलिटी में वो परपेंडिकुलर ही है। अगर वो परपेंडिकुलर है तो आप बताइए एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है। सारे बच्चे ये बोलेंगे 90 डिग्री। सर 90 डिग्री, अरे गधे, मैं एरिया की बात नहीं कर रहा, मैं एरिया वेक्टर की बात कर रहा हूँ। एरिया वेक्टर किधर के साइड है? इधर के साइड है, क्योंकि एन कैप इधर के साइड जा रहा है। तो फिर एरिया वेक्टर और बी के बीच में एंगल क्या है? थीटा। क्या होता है? एरिया के साथ थोड़ी होता है, एरिया वेक्टर के साथ होता है। तो एरिया वेक्टर इधर के साइड है, उसके साथ क्या एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। तो आपका फाई बी क्या आएगा? बी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 क्या होता है? 1। तो आपका फाई बी बी इंटू ए। ये आपका मैक्सिमम कंडीशन है, ये आपका मैक्सिमम कंडीशन है। मतलब अगर आप एरिया को ऐसा सीधा रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसमें मैथ थोड़ी लगते हैं, तो कॉमन सेंस की बात है। अगर आप एरिया को ऐसे रखोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इससे पास करेगा। लेकिन अगर इसको मैं झुका दूंगा, अब सारा पास नहीं कर पाएगा। इसको थोड़ा और झुका दूंगा, और भी कम पास करेगा। इसको बिल्कुल नीचे कर दूंगा, अब तो बेटा पास कैसे करेगा? मान लो तूने एरिया को ऐसे रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रहा है, तो कैसे करेगा? पतला सा तो बन चुका है। अगर वो एरिया ऐसे खड़ा होता तो उसमें से पास करता। अगर ये बिल्कुल ऐसे बन चुका है, मान लो ऐसे बन चुका है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है, कैसे पास करेगा? तो बिल्कुल पतला हो चुका है। मतलब अगर मान लीजिए केस 2, अगर आपका एरिया ऐसा है, एरिया वेक्टर किधर के साइड है? इधर के साइड, क्योंकि एन कैप आपके इधर की साइड है। मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इधर के साइड जा रहा है। अब बेटा एरिया वेक्टर के साथ इसका एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री। अब तो सही में 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब तुम्हारा फाई भी क्या बनेगा? फाई भी बनेगा बी ए कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है? 0। इसका मतलब ये मैक्सिमम का केस था, ये मिनिमम का केस था। मतलब अगर आपका एरिया मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहे तो उस टाइम पे आपका फाई भी मैक्सिमम आएगा, और एरिया अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहे तो आपका क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि लॉजिकली तो सही है ना बेटा। अगर उसको मैंने ऐसे लेटा के रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से कितना ही पास कर लगे, तो बिल्कुल पतला है, इसकी तो अपनी कोई थिकनेस भी नहीं है। मान लीजिए कोई थिन लामिना है, अगर इसकी कोई थिकनेस होती तो समझ आता, शायद इसमें से भी थोड़ा पास कर रहा होगा, लेकिन तो बिल्कुल थिन है, तो कितना ही पास कर लेगा उतनी पतली सी चीज से। अच्छा, और एक चीज, अगर मान लीजिए इस वाले की केस की बात करें, बी ए तो आपका आ रहा है, लेकिन बेटा आप एक चीज मैंने अभी आपको क्या बोला था कि एरिया वेक्टर में जो एन कैप होता है वो किस दिशा में होता है? इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अगर ऑब्जर्वर इधर के साइड है तो एन कैप इधर के साइड है, मतलब एरिया वेक्टर डायरेक्शन इधर के साइड है। व्हाट इफ अगर ऑब्जर्वर मान लीजिए इधर के साइड हो, तो ऑब्जर्वर इधर भी तो हो सकता है। जैसे यहाँ पे ऑब्जर्वर कहां पर है? ऊपर के साइड, ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है। जिधर के साइड ऑब्जर्वर देख रहा है उसी वाले फेस में से निकलने वाले एन कैप को हम मानेंगे, उसी को हम टेकन इनटू अकाउंट लेंगे, ठीक है। अब ऑब्जर्वर इधर की साइड है तो एरिया वेक्टर डायरेक्शन किधर की साइड? इधर की साइड है, क्योंकि एन कैप इधर इधर निकल रहा है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड आपको उधर ही जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए उधर ही जा रहा है। अब बताइए एंगल कितना है? बेटा एन कैप और बी के बीच में एंगल कितना आ रहा है आपका? 180 डिग्री। ये मान लीजिए आपका केस 3 है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास कर रहा है ऐसे, और ऑब्जर्वर इधर नहीं देख रहा। अगर इधर देखता तो उसको मैग्नेटिक फील्ड आता हुआ दिखता, वो इधर से देख रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड उसको जाता हुआ दिख रहा है। तो इस केस में आपका फाई बी क्या आएगा? बी ए कॉस 180। कॉस 180 होता है माइनस, बेटा ये भी मैक्सिमम ही हुआ, घबराइए मत, ये भी मैक्सिमम ही है, बस ये प्लस वैल्यू से है, ये माइनस वैल्यू से है। मतलब आप उधर से देखोगे तो आपको प्लस बी ए दिखेगा, इधर से देखोगे तो माइनस बी ए दिखेगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है? आ तो बी यही रहा है ना। बस इस वाले केस में क्या है आपका? कंप्लीटली 0 है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। ज्यादा इसमें कुछ है था नहीं वैसे लेक्चर में। बेसिकली मैंने आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के बेसिक्स के बारे में आपको समझाया। इस लेक्चर के अंदर मैं इसके न्यूमेरिकल्स ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि न्यूमेरिकल्स अगर इसके अंदर डालूंगा तो लेक्चर काफी लंबा पड़ जाएगा, फिर आप ही रोने लग जाओगे कि सर फिर से लंबा लेक्चर आप लगा रहे हो। हाँ, तो कोई बात नहीं, लंबा लेक्चर इसके बाद वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। लेकिन वो बाद वाला जो वीडियो है, जिसका मेन वीडियो है न्यूमेरिकल्स का, क्योंकि करना तो आपको न्यूमेरिकल्स ही है, बेस्ट है कि आप पहले ये देख लो, थोड़ा बेसिक आइडिया निकाल लो, उसके बाद ही इसके अगले जो टॉपिक्स हैं, इसके अगले जो वीडियोस हैं उसके अंदर जाना, आपको बेसिक समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए। कुछ भी डाउट्स है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे डिटेल्स है, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई पर्टिकुलर कोई टॉपिक जिसके रिगार्डिंग आपको डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग कोशिश करूंगा कि उसकी वीडियोस में अपलोड कर दूँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय।